बुलंदशहर में मुरारी नाम के एक व्यक्ति ने दो साधुओं की हत्या कर दी। उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं और हमें पीड़ा भी है, लेकिन उसको ये जो रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं महाराष्ट्र से, ये कतई ठीक नहीं है। वे वही लोग हैं जो लोग साधुओं के ऊपर जो 100 लोगों ने हमला किया और उनको निर्मम हत्या कर दी, तो एक भी सेकुलर जमात का व्यक्ति कुछ नहीं बोला। इनके मुंह में दही जम गया। प्रियंका वाड्रा जी कुछ नहीं बोली, राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले, सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोली। और यहाँ बुलंदशहर में अगर ये घटना घटी है तो इस पर प्रियंका वाड्रा जी राजनीति कर रही है। अब इनको संतों की याद आ गई है। देखिए, दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का और साफ साफ इंगित हो रहा है कि केवल और केवल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पाल घर के जो साधु थे उनका मौलिक अधिकार इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहां पर ये राजनीति करने के लिए आ गए, क्योंकि यहां पर सेकुलर सरकार नहीं है, यहां पर बीजेपी शासित सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। देखिए, बाना पहने सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। ये पंक्तियां चरितार्थ करती है उद्धव ठाकरे जी के चरित्र को। उद्धव ठाकरे जी वही है जो हिंदू पद पातशाही की कस्में खाते थे, जो हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जीने और मरने की कस्में खाते थे, और आज ये राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुलंदशहर में जो घटना हुई, तुरंत त्वरित कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया गया और निश्चित रूप से कठोर उनको दंड भी दिया जाएगा। और ना ही किसी पत्रकार को बुला करके 13-13 घंटे इन्वेस्टिगेशन की गई। और वही ये उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके वहां पालघर में क्या हुआ? पालघर में आज तक जितने भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अर्णव गोस्वामी जी के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये केवल अर्णव गोस्वामी के साथ नहीं किया जा रहा है, ये पूरे मीडिया जगत जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्णव गोस्वामी को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 13 घंटे तक किस अपराध में बैठाकर रखा गया, कौन सा अपराध किया था उन्होंने? अरे इतने तो किसी ऐसे अपराधी जो किसी का मर्डर करता है तो उसके खिलाफ भी इस तरह के कार्रवाई नहीं होती, इस तरह से नहीं उसको टॉर्चर किया जाता है। हत्या करने वाले वहां खुले घूम रहे हैं, पालघर के साधुओं के हत्या करने वाले आराम कर रहे हैं, उनको जल्दी छोड़ दिया गया और उनको टॉर्चर किया गया। और ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है, महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार, ये निश्चित रूप से विफल हो चुकी है। और तीनों जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना है, ये इनके अंदर कोई तालमेल नहीं है, ये प्रशासनिक रूप से विफल हो गए हैं। आप देख रहे हैं आज महामारी आई हुई है और उस महामारी में वो लोग सबसे फिसड्डी है, सबसे ज्यादा कोरोना के मामले वहां पर है, सबसे ज्यादा मौतें वहां पर हो रही है और बार बार लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो जिस तरह से वहां चल रहा है, उद्धव ठाकरे विफल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए और अनगिनत ऐसे भ्रष्टाचार में एनसीपी और कांग्रेस लिप्त है और उद्धव सरकार लिप्त है, तो निश्चित रूप से उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पालघर की घटना पर जो कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुई है, वही प्रियंका गांधी वाड्रा बुलंदशहर की घटना, जो आपसी रंजिश की घटना है, उस पर योगी सरकार से जवाब मांग रही है और कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र सामने आ रहा है जी। जब महाराष्ट्र में सीपीआई, सीपीएम और कुछ वहां के गुंडों ने मिलकर के दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी, तो उस पर कांग्रेस पार्टी मौन हो गई। उद्धव ठाकरे जी जो हिंदुत्व का राग अलापते थे वो मौन हो गए, कुर्सी बचाने का प्रयास किया गया। और जो सेकुलर जमात बार बार उनको बोलती थी कि विश्व के सबसे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जो आपसी रंजिश का मामला जो बुलंदशहर में सामने आया जी, बुलंदशहर में मुरारी नाम के एक व्यक्ति ने दो साधुओं की हत्या कर दी। उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं और हमें पीड़ा भी है, लेकिन उसको ये जो रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं महाराष्ट्र से, ये कतई ठीक नहीं है। वे वही लोग हैं जो लोग साधुओं के ऊपर जो 100 लोगों ने
हमला किया और उनको निर्मम हत्या कर दी, तो एक भी सेकुलर जमात का व्यक्ति कुछ नहीं बोला। इनके मुंह में दही जम गया। प्रियंका वाड्रा जी कुछ नहीं बोली, राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले, सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोली। और यहाँ बुलंदशहर में अगर ये घटना घटी है तो इस पर प्रियंका वाड्रा जी राजनीति कर रही है। अब इनको संतों की याद आ गई है। देखिए, दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का और साफ साफ इंगित हो रहा है कि केवल और केवल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पाल घर के जो साधु थे उनका मौलिक अधिकार इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहां पर ये राजनीति करने के लिए आ गए, क्योंकि यहां पर सेकुलर सरकार नहीं है, यहां पर बीजेपी शासित सरकार है, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। सर, वही बात करें शिवसेना की तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक वहां पर जो घटना हुई पालघर में, वहां पर पुलिस प्रशासन की साफ गलती नजर आती है कि उनके होते हुए घटना घट गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया। कोई पुलिस की कार्रवाई उन पर नहीं की गई, ना तो एक तरीके से हत्या की साजिश में उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए था, वो भी नहीं की गई। लेकिन उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ से आपसी रंजिश के मामले पर फोन पर बात करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांचबीन की थी पालघर की, और उन्होंने भी कॉल किया था। देखिए, बाना पहने सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की कुत्ता खावे फाल। ये पंक्तियां चरितार्थ करती है उद्धव ठाकरे जी के चरित्र को। उद्धव ठाकरे जी वही है जो हिंदू पद पातशाही की कस्में खाते थे, जो हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जीने और मरने की कस्में खाते थे, और आज ये राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुलंदशहर में जो घटना हुई, तुरंत त्वरित कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया गया और निश्चित रूप से कठोर उनको दंड भी दिया जाएगा। और ना ही किसी पत्रकार को बुला करके 13-13 घंटे इन्वेस्टिगेशन की गई। और वही ये उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके वहां पालघर में क्या हुआ? पालघर में आज तक जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। धर्मांतरण का काम कर रहे हैं पालघर में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां पर इस तरह की जो पुलिस की मुख्य दर्शक पुलिस जो बनी रही, उस पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर वो आवाज उठाता है तो क्या होता है उसके साथ में? उसके खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है, उनके घर पर गुंडे भेजे जाते हैं। सोनिया गांधी जी के गुंडे जाते हैं वहां पर, उनका ऊपर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। और अर्णव गोस्वामी जो है उनको 13-13 घंटे किस तरह से उनको पुलिस थाने में बैठा के रखा जाता है। क्या अपराध है अर्णव गोस्वामी का? क्या उन्होंने केवल सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कह दिया तो यही अपराध है उनका? या वहां पालघर में जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा था वो उन्होंने उजागर दिया तो ये अपराध है उनका? निश्चित रूप से कांग्रेस का चाल चेहरा चरित्र सामने आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या करना, लोकतंत्र की हत्या करना, पूरे देश को जेल खानों में बदल देना। सर, वहीं पर बात करें तो अर्णव गोस्वामी ने आज पूछता है भारत में, उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर उन्होंने हमला बोलते हुए उनको चेतावनी दी है कि मैं खुला पत्र लिख रहा हूं, आप जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। और साथ ही उन्होंने कई घोटालों को भी वहां मेंशन किया। देखिए, अर्णव गोस्वामी जी के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये केवल अर्णव गोस्वामी के साथ नहीं किया जा रहा है, ये पूरे मीडिया जगत जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्णव गोस्वामी को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 13 घंटे तक किस अपराध में बैठाकर रखा गया, कौन सा अपराध किया था उन्होंने? अरे इतने तो किसी ऐसे अपराधी जो किसी का मर्डर करता है तो उसके खिलाफ भी इस तरह के कार्रवाई नहीं होती, इस तरह से नहीं उसको टॉर्चर किया जाता है। हत्या करने वाले वहां खुले घूम रहे हैं, पालघर के साधुओं के हत्या करने वाले आराम कर रहे हैं, उनको जल्दी छोड़ दिया गया और उनको टॉर्चर किया गया। और ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है, महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार, ये निश्चित रूप से विफल हो चुकी है। और तीनों जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना है, ये इनके अंदर कोई तालमेल नहीं है, ये प्रशासनिक रूप से विफल हो गए हैं। आप देख रहे हैं आज महामारी आई हुई है और उस महामारी में वो लोग सबसे फिसड्डी है, सबसे ज्यादा कोरोना के मामले वहां पर है, सबसे ज्यादा मौतें वहां पर हो रही है और बार बार लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो जिस तरह से वहां चल रहा है, उद्धव ठाकरे विफल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए और अनगिनत ऐसे भ्रष्टाचार
में एनसीपी और कांग्रेस लिप्त है और उद्धव सरकार लिप्त है, तो निश्चित रूप से उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि जमातियों पर हमें गर्व है, कई सारे लोग हैं उनके सपोर्ट में हैं और ये कह रहे हैं कि जमातियों पर गर्व है, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने की बात कही है, जबकि अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोल दिया कि ये थेरेपी अभी कारगर नहीं है और इस पर अभी हम कह नहीं सकते, जानलेवा भी हो सकता है। और लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इससे राहत मिली है, मैं खुद मरीजों को देख रहा हूँ। और वहीं पर अब जो गर्व की बात कही जा रही थी तबलीगी जमातियों की, वहीं बड़ी-बड़ी खबरें आ रही हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, उनको ढूंढने जा रहे हैं, पुलिसकर्मी, मेडिकल टीम है, उस पर पथराव किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। इतनी सारी तस्वीरें आ रही हैं, अभी जल्द ही पश्चिम बंगाल का मामला सामने आया है। देखिए, अनगिनत घटनाएं हमारे देश में घटित हुई है और जिस तरह से तबलीगी जमात और जाहिल जमात ने इस देश में कोरोना को फैलाने का, कोरोना वॉरियर बनने का जो काम किया है, कोरोना कैरियर बनने का जो काम किया है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और ये वही तबलीगी जमात है, जाहिल जमात है, जिनकी वजह से हमारे देश के 30 से 35% मामले हमारे बढ़े हैं। और ये कैरियर बनकर के देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे, विभिन्न राज्यों में चले गए। पहला तो विषय यह है निंदा का। दूसरा विषय यह है कि इनको शर्म नहीं आती है, ये लोग अभद्रता करते हैं महिलाओं के साथ में, नर्सों के साथ अभद्रता करते हैं, डॉक्टरों पर हमला करते हैं। डॉक्टर इनके इलाज के लिए जाते हैं तो इन पर ईंटें बरसाई जाती है डॉक्टरों पर। पुलिस अगर बोलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए तो वो पालन नहीं करते हैं। और तीसरा विषय इनका ये निकल करके आया, जब ये यहां से जमात से वहां चले गए थे तो ये छुपे रहे, यहां तक कि इनके आका जो मौलाना साद है वो छुपे रहे। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि तबलीगी जमात बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा देखिए, जहर देने वाला ही बोल रहे हैं कि जहर जिसने दिया है, फैलाया है, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया समाज के लिए। अब आपको धर्म दिखाई दे गया है। अब आप बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम जो लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मामले फैलाए और उन्हीं की ये प्रशंसा कर रहे हैं। ये वही चंद लोग हैं जो सब्जेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक शब्द नहीं कहा जब पुलिस प्रशासन पर हमला हो रहा था, जब डॉक्टरों पर हमला हो रहा था, जब डॉक्टरों के साथ अभद्रता से ये लोग पेश आ रहे थे, तो ये लोग सेक्युलर जमात ने कुछ नहीं कहा, किसी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। और जहां तक प्लाज्मा थेरेपी का सवाल है, आईसीएमआर अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि ये अच्छी थेरेपी है या नहीं है। अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, तो अभी से ये अंतिम परिणाम नहीं कह सकते कि अंतिम परिणाम हो गया। और अभी से ये आकलन नहीं लगाना चाहिए कि ये कारगर हो चुकी है और इसका अंतिम जो समाधान है कोरोना वायरस का, वो केवल और केवल प्लाज्मा थेरेपी, ऐसा नहीं है। तबलीगी जमात को सर कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है, तो क्या जो दिन रात काम कर रहे हैं जान की परवाह किए बिना, उनका अपमान नहीं हुआ? क्योंकि एक तरीके से कोरोना वायरस किसने फैलाया सबको पता है और आज उन्हीं को कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है। उन्हीं कोरोना वॉरियर्स पर जिन्होंने हमले किए, जानलेवा हमले किए गए, आज उनका अपमान नहीं हो रहा? निश्चित रूप से अपमान हो रहा है। और भक्षक को आप रक्षक कभी नहीं कह सकते हैं, जो दानव है कभी देवता नहीं बन सकता है। ये हमारे देश में सदियों से परंपरा हम लोग देखते आए हैं, रक्षक रक्षक होता है और भक्षक भक्षक होता है। और ये हमने देखा कि किस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर, फ्रंट लाइन वॉरियर जो सड़कों पर 24 घंटे खड़े हुए हैं, उनको विफल करने का प्रयास किया गया। उनके इरादों को बार बार, उनकी प्रतिबद्धता को, उनको संकल्प को तोड़ने का प्रयास किया गया। आज वो कैसे हीरो हो गए? ये वही सेकुलर जमात के लोग हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, लिबरल गैंग है, जो उस समय मौन धारण किया हुआ था, आज उनके समर्थन में खड़ा हो गया है। ये हमारे देश के अंदर कुछ चंद ऐसे लोग हैं, लिबरल गैंग है, लुटियन जोन के लोग हैं, जो बार बार इस तरह के एजेंडा चलाते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे देश के जो बहुसंख्यक समाज उसको ठगने का प्रयास करते हैं। देखिए, यही वो लोग हैं जो पाल घर के ऊपर भी चुप रहे, लेकिन आज बुलंदशहर में जो हुआ उस पर ये लोग छाती फाड़ने लगे हैं, छाती के बटन खोलकर घूम रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। आज ट्विटर गैंग एक्टिव हो गया है, सेकुलर गैंग एक्टिव हो गया है। अगर इस तरह का दोहरा चरित्र ये लोग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे कोरोना वॉरियर है उनको हतोत्साहित, निश्चित रूप से हमारे कोरोना वॉरियर हतोत्साहित होने वाले हैं। तो इस तरह का कोई भी एजेंडा ना चलाना चाहिए
और हमारा देश और समाज जागरूक है, वो समझता है क्या सही है और क्या गलत है। जी सही कहा, बिल्कुल आपने। योगी सरकार से, योगी आदित्यनाथ से ट्विटर गैंग है इस्तीफा मांग रही है और उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मॉब लिंचिंग की घटना क्या होती है और आपसी रंजिश की घटना क्या होती है। दोनों में उसे फर्क समझना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।